खैर, हम हमारे इस बुक के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता पर आ जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एक नई राशि के बारे में हम सुन रहे हैं, वैद्युत विभव। अब ये विभव है क्या चीज? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई एकांक धनावेश है, इकाई धनावेश है, 1 कूलाम का धन आवेश है, ठीक है। उसको अगर आप किसी अनंत के बिंदु से किसी ज्ञात बिंदु तक लेकर के आते हो, अनंत के बिंदु से किसी ज्ञात बिंदु तक लेकर के आते हो, ये अनंत पर बिंदु है और ये बिंदु ए है, मान लीजिए ज्ञात है, इस बिंदु तक लेकर आते हो। अब पहली बात तो ये कि अनंत कहां होगा और बिंदु ए कहां होगा। ये बिंदु जो ए है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर होगा। ये बिंदु ए किसके अंदर होगा? विद्युत क्षेत्र के अंदर होगा। और जो अनंत वाला बिंदु है वो विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा, ठीक है। तो कोई धनावेश है आपके पास में Q, जिसका मान 1 कूलाम है, उसे आप अनंत से बिंदु ए तक लेकर के आते हो। बिंदु ए विद्युत क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। अब देखो, विद्युत क्षेत्र के अंदर है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र जो है वो किसी ना किसी आवेश या आवेशों के निकाय का होता है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो किसी ना किसी एक आवेश या आवेशों के निकाय का है। और वो जो आवेशों का निकाय या एक आवेश है वो इस क्यू आवेश के अतिरिक्त है, स्मॉल क्यू आवेश के अतिरिक्त। जैसे 1 कूलाम आवेश की हम बात करें ना, उसके अलावा कोई आवेश है, पर हम उन आवेशों के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो 1 आवेश है या 2 आवेश है या 5 आवेश है या 10 आवेश। हमें सिर्फ ये पता है कि आवेश या आवेशों का निकाय है, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक कूलाम बल के विरुद्ध। अब आप सोच रहे हैं कि भाई कूलाम बल के विरुद्ध का मतलब क्या है? तो कूलाम बल के विरुद्ध का मतलब यह है कि ये जो आवेश और आवेशों का निकाय था, ये इस 1 कूलाम आवेश पर, ये जो 1 कूलाम का आवेश है, इस 1 कूलाम के आवेश पर क्या करेगा? कोई ना कोई बल लगाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के रूप में देख लेता हूं। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास में एक कैपिटल क्यू आवेश, ठीक है, और इसका विद्युत क्षेत्र इतने भाग में फैला हुआ। ये जो मैंने गोला बनाया इस भाग में फैला हुआ, हालांकि गोला नहीं है तो आलू जैसा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर एक बिंदु है जो इस विद्युत क्षेत्र के बाहर है, तो ये तो हो गया अनंत का बिंदु। अनंत का मतलब ये नहीं है कि आसमान से लेकर के आ रहे हो। अनंत का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र के बाहर के किसी बिंदु से लेकर के आ रहे हो। विद्युत क्षेत्र के बाहर का बिंदु उस विद्युत क्षेत्र के लिए अनंत कहलाता है। अनंत का मतलब जहां तक उसकी पहुंच नहीं है, ठीक है। इसको आप लेकर के आए कहां पर? बिंदु ए तक लेकर आए। अब ये जो कैपिटल क्यू आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र में आप स्मॉल क्यू आवेश को लेकर के आए। तो जब तक ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र के बाहर रहता है, तब तक तो ये कैपिटल क्यू आवेश इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। लेकिन जैसे ही ये स्मॉल क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, तो हम सब जानते हैं कि स्मॉल क्यू आवेश पर कैपिटल क्यू आवेश द्वारा एक बल लगाया जाएगा, जिसका मान होता है स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल ई। जहां पर स्मॉल क्यू वो आवेश है जिस पर बल लग रहा है, कैपिटल ई उस आवेश का विद्युत क्षेत्र है जो बल लगा है, ठीक है। अब सोचो, आपको पता है, आपको ये नहीं पता है कि ये कैपिटल क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र, ये हो सकता है 10 आवेशों की वजह से हो, लेकिन आपको ये पता है कि ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब इस स्मॉल क्यू आवेश पर बल लगेगा, ठीक है। और किस दिशा में लगेगा? तो मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में की दिशा में ये जो बल लग रहा है वो लग रहा है, एक मैंने बिंदु बना दिया, मान लो पी से क्यू की ओर। सपोज ये पी से क्यू की ओर रहा, तो मैं ये कह सकता हूं, इसको मैं फिर से चित्र द्वारा समझा रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास में एक आवेश था स्मॉल क्यू बराबर 1 कूलाम, उसको आप अनंत से लेकर आए, कहां तक लेकर आए? बिंदु ए तक लेकर के आए। अब ये जो स्मॉल क्यू आवेश है, इस पर जो विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है, उसके कारण जो बल लग रहा था वो लग रहा था इस दिशा में। इस दिशा में ए से अनंत की ओर लग रहा था, ए से अनंत की ओर। आप आवेश को कहां लेकर के आ रहे हो? अनंत से ए की ओर, यानी कि आप विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इसे लेकर के आ रहे हो। और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब भी किसी धनावेश को लाना होता है, जब भी किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाना होता है, तो उस पर आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई ना कोई बाहर से बल लगाना पड़ेगा। बाहर से कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। तो जब ये 1 कूलाम के आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जा रहा हूं, तो मुझे इस पर बाहर से कोई ना कोई बल
लगाना पड़ेगा। कब लगाना पड़ेगा? जब मैं इसे विद्युत क्षेत्र के विपरीत लेके जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाऊं तो मुझे कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? कि जब स्मॉल क्यू आवेश को हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाएंगे तो इस पर विद्युत क्षेत्र खुद ही एक बल लगा देगा, वो है Q इंटू। ठीक है, इसको अगर मैं एक लाइन से समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र लग रहा था लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आवेश को भी आपको लेफ्ट टू राइट ले जाना है तो ये क्यू ई बल जो है, जो विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, खुद ही ले जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपको इस आवेश को राइट टू लेफ्ट लाना है तो आपको विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा क्यू ई, उसके विरुद्ध कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। एक उदाहरण लेते हैं अपन। मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, वो कोई व्यक्ति है ए। ठीक है, ए व्यक्ति आपको कहां दे रहा है? बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। वो ए व्यक्ति कौन है? मान लो विद्युत क्षेत्र। अब अगर आपको बाहर जाना है तो क्या किसी और व्यक्ति को कोई धक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। ठीक है, और अगर आपको बाहर से अंदर आना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें बल लगाना पड़ेगा। तो हमें या तो हम खुद बल लगावें या फिर कोई हमें बाहर से अंदर की तरफ इस प्रकार से धक्का दे कि या तो उसका बल इस ए व्यक्ति से ज्यादा हो या ए व्यक्ति के बराबर हो, या तो उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो आप उसको अंदर नहीं ला पाओगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा है कि किसी एक कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर, किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर आप लेकर के आए हो। अनंत से अगर आप इसे P बिंदु पर लाए हो तो P बिंदु पर, अगर आप D बिंदु पर लाए हो तो D बिंदु पर, C बिंदु पर लाए हो तो C बिंदु पर, A बिंदु पर लाए हो तो A बिंदु पर। किसी एकांक यानी एक कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु P जो विद्युत क्षेत्र के अंदर है, उसमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में बाहरी बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वो कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अगर ये P बिंदु का है, P बिंदु पर लाए तो हम कहेंगे P बिंदु का विद्युत विभव। अगर A बिंदु पर लाए हैं तो A बिंदु का विद्युत विभव। C बिंदु पर लाए हैं तो C बिंदु का विद्युत विभव। अगर D बिंदु पर लाए तो D बिंदु का विद्युत विभव। अब अगर मैं इस परिभाषा को एक साथ एक लाइन में एक सांस में बोलना चाहूं, मान लीजिए मैं इसे अनंत से P बिंदु तक लेकर के आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। और ये P बिंदु जो है वो किसी विद्युत क्षेत्र में है, वो विद्युत क्षेत्र है E। ये विद्युत क्षेत्र मान लीजिए किसी आवेश Q या आवेशों के निकाय के कारण है। देखो, जब भी ये परिभाषा बोली जाती है ना तो ये विद्युत क्षेत्र किसका है ये नहीं बताया जाता है। आप कहीं पर भी इसको पढ़ोगे तो ये नहीं बताया हुआ होगा कि विद्युत क्षेत्र किसका है, लेकिन ये किसी ना किसी आवेश का ही होगा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये किसका विद्युत क्षेत्र है, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि विद्युत क्षेत्र है। तो हम कहेंगे कि किसी एक कूलाम के धनात्मक आवेश को, किसी एक कूलाम के धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध नहीं है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध का मतलब है विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में बल लगा हुआ है उसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अगर किसी आपको एक कूलाम के धनात्मक आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में 5 जूल कार्य करना पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि इस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो 5 वोल्ट होगा। कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। एक कूलाम के आवेश को लाने में जितना काम आपको करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य आपको करना पड़ेगा, उस कार्य को ही हम विद्युत विभव कहेंगे।
अब दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो मैं इसी परिभाषा को थोड़े नए ढंग से बोलूंगा। मैं कह रहा था अभी तक एक कूलाम आवेश, इस एक कूलाम आवेश को आप कह सकते हो एकांक आवेश, ठीक है, या इकाई आवेश। और चूंकि हमने परिभाषा में अभी धनावेश लिया, इसलिए हम कई बार ये कहते हैं एकांक धनावेश। अब आप सोच रहे होंगे भाई धनावेश ही क्यों, ऋणावेश के लिए नहीं हो सकता? ऋणावेश के लिए भी हो सकता है। ऋणावेश के लिए क्या करना पड़ेगा, धनावेश के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अभी अपन देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझो कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होता है, या उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मान लो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो है P से अनंत की ओर, यानी बाहर की ओर है। ठीक है, आप जब धनावेश को यहां पर रखते हैं, जिसको अपन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लगता है वो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। वो कहां लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो धनावेश पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? वो भी अनंत की ओर लगेगा, P से अनंत की ओर लगेगा। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा P से अनंत की ओर यानी बाहर की ओर हो, तो धनावेश पर बल भी P से अनंत की ओर यानी बाहर की ओर लगेगा। अब अगर आपको बाह्य बल लगाना है तो बाह्य बल आपको लगाना पड़ेगा अनंत से P की ओर, यानी कि बाह्य बल की दिशा इस धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल F और विद्युत क्षेत्र की दिशा E दोनों के ही विपरीत है। बाह्य बल की जो दिशा है, इसको मैं लिख देता हूं EF एक्सटर्नल। बाह्य बल की दिशा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल और विद्युत क्षेत्र दोनों के ही विपरीत है। अब अगर सोचो एक मिनट के लिए कि आप धनावेश को नहीं ला रहे होते, आपके पास होता ऋणावेश, ठीक है, माइनस आवेश, और विद्युत क्षेत्र की दिशा वही अभी भी P से अनंत की ओर है। ठीक है, ऋणावेश पर हमेशा जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। किसके कारण? किसके कारण लगेगा ये बल? ये बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण। विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो बल लगता है वो हमेशा कहां लगता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत, यानी इस ऋणावेश पर बल किधर लगेगा? अनंत से P की ओर। ठीक है, एक और खास बात है कि ये जो बल है वो तभी लगना शुरू होगा जब ये ऋणावेश इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। बाहर रहेगा तब तक नहीं लगेगा, लेकिन दिशा तो यही रहे। के विपरीत विद्युत क्षेत्र, एक मिनट मुझको नहीं भाई, दिशा तो इसकी विद्युत क्षेत्र की विपरीत ही रहेगी। जो माइनस आवेश है उस पर जो बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण, वो हमेशा कहां लगता है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि अंदर की ओर लगेगा। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं इसको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा ले रहा हूं। सोचो आप एक कमरे में हो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप एक कमरे में हो और अगर आपका नाम प्लस धनावेश होता, ठीक है, कमरे में विद्युत क्षेत्र है कमरे से बाहर की ओर, कमरे पर विद्युत क्षेत्र कहां पर है? कमरे से बाहर की ओर। अगर आप धनावेश होते तो आप पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता वो लगता बाहर की ओर। ठीक है, अब अगर आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगा करके लाना है तो आप पर बल किस तरफ लगना चाहिए? अंदर की ओर। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। आपको अगर बाहर से अंदर लाना है तो आप पर क्या करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा, यानी कि आप पर
जो बल लगाना पड़ेगा बाहर से, वो लगाना पड़ेगा अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर की ओर। एक बल आप पर लग रहा था अंदर से बाहर की ओर, और एक बल आप पर कैसा लगाना पड़ रहा है, बाहर से अंदर की ओर। अब सोचो कि आप हो ऋणावेश, तो ऋणावेश पर जो बल लगता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कमरे से बाहर की ओर है, कमरे से किधर है, बाहर की ओर। आप कौन हो, ऋणावेश, तो आप पर जो विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगेगा, दो बल की बात हो रही है यहाँ पर, एक तो विद्युत क्षेत्र जो खुद लगा रहा है और एक जो हम बाहर से लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ऋणावेश होते और विद्युत क्षेत्र की दिशा कमरे से बाहर होती तो आप पर बल किस दिशा में लगता, अंदर की आप तरफ। पर बल अंदर की तरफ लगता। अब मुझे बताओ कि जब आप पर विद्युत क्षेत्र खुद ही अंदर की तरफ बल लगा देता है, यानी एक तरीके से समझ लो कि अंदर कोई खड़ा व्यक्ति आपको खींच रहा है अंदर की तरफ, तो क्या आपको बाहर से अंदर लाने के लिए कोई भी अतिरिक्त बाहर से बल लगाने की जरूरत थी क्या, नहीं 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 थी ना। तो फिर तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ऋणावेश को बाहर से अंदर यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में तो हमें कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऋणावेश का तो विभव ही नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऋणावेश के लिए हम उल्टा कहेंगे। ऋणावेश के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में, ऋणावेश के लिए हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र से अनंत में। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में बल लगाए बाहरी बल उसके विपरीत लगाना है। तो विद्युत क्षेत्र किस तरफ बल लगा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ लगा रहा है, तो बाहरी बल किधर लगाना पड़ेगा, अंदर से बाहर की ओर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इस चित्र में अगर मैं देखूं तो विद्युत क्षेत्र इस पर अंदर की तरफ बल लगा रहा है, तो जो बाहरी बल है वो किधर लगाना पड़ेगा, बाहर की ओर लगाना पड़ेगा। अब आप देखो कि जो बाहरी बल है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के बल की दिशा के तो विपरीत है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र और बाहरी बल की दिशा एक ही हो गई। तो जब हम इसमें सेंटेंस में लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध नहीं होता है, इसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में बल लगावे उसके विरुद्ध, ठीक है। तो अगर धनावेश हम लिखेंगे तो हम कहेंगे अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, और ऋणावेश होगा तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आप ये नहीं समझे कि ये परिभाषा जो है वो धनावेश के लिए ही है, ऋणावेश के लिए भी बना सकते हैं, पर हमें एक ही परिभाषा लिखनी होती है, इसलिए हम धनावेश के लिए लिखते हैं, ठीक है। धनावेश के लिए कैलकुलेशन करना भी थोड़ा सा इजी रहता है। तो फिर से मैं परिभाषा बोल रहा हूं कि किसी आवेश को अनंत से, किसी आवेश को, कौन सा आवेश, एक कूलाम का आवेश, तो अब हम किसी आवेश की जगह क्या कह देंगे, किसी एकांक धनात्मक आवेश या इकाई धन आवेश को अनंत से, अनंत कहां पर है, विद्युत क्षेत्र के बाहर है, से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास में एक आवेश QO था। अच्छा मुझे बताओ कि अगर 5 पेंसिलें 10 रुपए की आती है तो एक पेंसिल कितने की आएगी, 2 रुपए। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपके पास, आप एक पेंसिल खरीदो ये जरूरी नहीं है, आप 4 पेंसिलें भी खरीद सकते हो, आप 5 पेंसिलें भी खरीद सकते हो, आप 2 पेंसिलें भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको एक का मूल्य निकालना है तो आपको गणना करनी पड़ेगी। और गणना क्या करनी पड़ेगी कि भाई एक का मूल्य निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में एक कूलाम का आवेश नहीं है, मान लो कि आपके पास में एक कूलाम का आवेश नहीं है, आपके पास में तो आवेश है QO। ये O का मतलब लिया है ऑब्जर्वेशन यानी परीक्षण आवेश। अब इसको परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं, तो आगे अपन एक फॉर्मूला निकालेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको परीक्षण आवेश अपन क्यों कहते हैं, आपके तब आसानी से समझ में आ जाएगा इसको परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं। कभी केवल अभी इतना सा मान लो कि परीक्षण आवेश, ठीक है। तो एक परीक्षण आवेश है QO, उसको हम अनंत से P बिंदु तक लेकर के आए, अनंत से कहां तक लेके आए, P बिंदु तक, और ये P बिंदु कहां पर है, विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है।
विद्युत क्षेत्र में है। ये विद्युत क्षेत्र मान लीजिए Q आवेश का है या किसी आवेशों के निकाय का है। किसी QO आवेश को मैं अनंत से P बिंदु तक लाया हूं और लाने में मुझे जो विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा, वो होता है मान लो W। वो क्या होता है? W। ठीक है, तो अगर मैं बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा माइनस का W E एक्सटर्नल। विद्युत क्षेत्र जितना भी कार्य करता है बाहरी बल द्वारा भी हमें उतना ही कार्य करना पड़ता है। और अगर मैं बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को W मान लूं, पहले मैंने W किसको कहा? विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य। अब मैं कह रहा हूं कि बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य है W, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वो हो जाएगा WE। हालांकि अभी इसकी जरूरत मुझे नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी, पर फिलहाल के लिए मैंने बता दिया ये कि अगर आपको बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य पता है तो आप विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हो, और अगर आपको विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य पता है तो आप बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हो। मैं अपनी बात पर वापस आता हूं कि एक QO आवेश है, परीक्षण आवेश है, उसको आप अनंत से P बिंदु तक लाए हो और इसके लिए बाहरी बल द्वारा W कार्य किया गया। ठीक है, अब एक उदाहरण से ले रहा हूं, मुझे बताना आप कि मान लो ये जो QO आवेश है 3 कूलाम का आवेश, और 3 कूलाम के आवेश को आपको बाहर से यहां तक अंदर तक लाने में, P बिंदु तक लाने में 9 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है? 9 जूल कार्य करना पड़ता है। कितने आवेश को? 3 कूलाम के आवेश को लाने में। तो अगर 1 कूलाम का आवेश लाना होता तो कितना कार्य करना पड़ता? 3 कूलाम के आवेश को लाने में 9 जूल कार्य। 1 कूलाम के आवेश को लाने में कितना? 3 जूल। 9/3 जूल। 3 जूल। 9/3 जूल। 9/3, बिल्कुल इसने सही कहा। 9/3 कैसे निकाला हमने कि भाई 3 कूलाम के लिए 9 करना पड़ रहा है, तो 1 के लिए कितना करना पड़ेगा? तो 1 के लिए आप क्या करो, इस 9 में इस 3 का भाग दे दो, तो आपके पास में जाएगा 9/3 यानी 3 जूल प्रति कूलाम। ये प्रति कूलाम जो है ना, ये बता रहा है कि 1 कूलाम के लिए किया गया कार्य, यानी कि अगर मैं कार्य में आवेश से भाग दे दूं, ये कार्य में आवेश से भाग दे दूं, तो ये जो अपने पास में आएगा वो 1 कूलाम के लिए किया गया कार्य आएगा। और 1 कूलाम के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। कौन से बिंदु का विभव? इस P बिंदु का विभव। ठीक है, तो अगर मुझे इस QO आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा है, तो अगर मुझे विभव निकालना है तो हम क्या कहेंगे? विभव बराबर होगा कार्य बटा आवेश, क्योंकि आवेश का हमें पता नहीं था ये 1 कूलाम है कि 2 कूलाम है कि 5 कूलाम है कि 10 कूलाम है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो आवेश था उसी से पहले मान निकाला और फिर 1 कूलाम के लिए कैलकुलेशन कर दी। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया? हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है, हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया है? VP बराबर W/QO। आप सोच रहे होंगे कि सर आज इतना धीमे क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी तक ये इस सूत्र पे ही पहुंचे, अभी तो एक पन्ना ही खत्म नहीं हुआ, फिर ये आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी चीजें जो समझ में आएंगी वो आगे आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। क्योंकि क्या होता है, हम सूत्र तो याद कर लेते हैं, जैसे आपने सूत्र याद कर लिया F बराबर K/Q1 Q2 अपॉन R²। अगर आपको ये नहीं पता है कि Q1 Q2 और R क्या है, तो क्या आप बल निकाल सकते हो? F का मान नहीं। F का मान निकाल सकते हो? नहीं। नहीं निकाल सकते ना। अब मान लो कि एक जगह पर 3 आवेश हैं, एक है Q1 Q2 और Q3। अब यहां पर हमेशा Q1 Q2 आएगा क्या? हम कहेंगे नहीं, नहीं आएगा। जब Q2 और Q3 के बीच में बल लगेगा तो यहाँ Q2 और Q3 आएगा। जब Q1 और Q3 के बीच में बल लगेगा तो यहाँ Q1 और Q3 आएगा। यानी अगर आपको ये पता है कि ये Q1 Q2 कौन है, तो हम यहाँ पर हमेशा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें रख सकते हैं। तो Q1 और Q2 क्या है? वो आवेश है जिनके बीच में बल लग रहा है, और R क्या है? उन आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इस सूत्र में आपको ये नहीं पता रहेगा कि VP कौन है, W कौन है और Q
ओ कौन है। ठीक है, तो आप कभी भी इस फॉर्मूले को याद तो कर लोगे, लेकिन अलग कंडीशन आते ही आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तो ध्यान से सुनना, मैं एक एक के बारे में बता रहा हूं। क्यू ओ कौन है? क्यू ओ वो आवेश है जिसे अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया गया है या विद्युत क्षेत्र से अनंत पर ले जाया जाता है। जिस पर विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, क्यू ओ वो आवेश है जिस पर विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, जिसको आप अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाए हो, जिसको आपने गति दी है। ठीक है, W क्या है? इस QO आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ये W एक कूलाम को लाने में किया गया कार्य नहीं है। खास बात है इसमें, देखो Vp इज इक्वल टू क्या है? W अपॉन QO। तो ये W जो है ना, वो एक कूलाम का कार्य नहीं है। ये W एक कूलाम को अनंत से लाने में किया गया कार्य नहीं है, ये QO आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो फिर एक कूलाम को लाने में किया गया कार्य क्या है? वो है W अपॉन Q। केवल W तो क्या है? Q आवेश को या QO आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, और एक कूलाम को लाने में किया गया कार्य वो है W अपॉन Q। तो आपको पता चल गया ना, एक कूलाम में कार्य और Q आवेश में कार्य में अंतर। अब अगर आपको कोई कहता है कि भाई मैं अनंत से कैपिटल Q आवेश को ला रहा हूं और उसमें मुझे W डैश कार्य करना पड़ा, तो हम लिखेंगे भाई W डैश अपॉन Vp, सॉरी W डैश अपॉन Q। यानी जो आवेश ला रहे हैं, अब चाहे आप उसको QO मान लो, चाहे कैपिटल Q मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, जो मानो वो रख देना। ठीक है, अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, ये है P बिंदु का विभव। ये क्या है? P बिंदु का विभव। P बिंदु का जो विभव है, P बिंदु का जो विभव है, वो विभव, ध्यान से सुने मेरी बात को, P बिंदु का जो विभव है, वो विभव किसकी वजह से? ये P बिंदु का विभव है, लेकिन ये है किसकी वजह से? यहां तो हमारे पास में दो आवेश है, एक जिसको हम लाए हैं और एक जिसने विद्युत क्षेत्र लगाया था। तो ये किसकी वजह से है? तो ये जिसने भी विद्युत क्षेत्र लगाया था, चाहे वो सिंगल आवेश था, चाहे वो आवेशों का निकाय था, उसकी वजह से है। तो Vp क्या है? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण विभव है। ध्यान रखना, ये विभव विद्युत क्षेत्र के कारण है। यानी इस V के फॉर्मूले में जब हम एक्चुअल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें इस आवेश या आवेशों के निकाय का प्रभाव होगा। तो आपको पता चल गया होगा W क्या है? आवेश को लाने में किया गया कार्य। QO क्या है? वो आवेश जिसको आप लेकर आए हो। और Vp क्या है? Vp है जो विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित था, जो विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित था, उस विद्युत क्षेत्र के कारण P बिंदु पर विभव, उस विद्युत क्षेत्र के कारण P बिंदु पर विभव। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखा रहा हूं बच्चों, उससे आपको एक चीज समझ में आएगी। मेरे पास में एक ग्राफिक्स है, उस ग्राफिक्स से आपको एक चीज अभी समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में एक ग्राफिक्स दिखाई देगा। अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ही ले रहा है लोड होने में। आपको दिखाई दिया बेटा? आपके इस पर एक ग्राफिक्स दिखाई दिया क्या? यस सर यस सर। अब आप ध्यान से देखो इस ग्राफिक्स को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना आप। ये आप देखो कि एक कूलाम, आपको एक प्लस आवेश, दो प्लस आवेश दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? यस सर। सर एक तो ये है प्लस आवेश आपके पास में, ये वाला प्लस आवेश है।
एक मिनट कलर लेने दो मुझे। ये वाला प्लस आवेश है और एक ये वाला प्लस आवेश है। अब आप इसमें देखो खास बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश है, कैसी है, बाहर की तरफ। ये जो अभी दिख रहा है ना आपको, ये विद्युत क्षेत्र दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब इस प्लस आवेश के जस्ट पास वाली विद्युत क्षेत्र रेखा पर ध्यान देना। कौन सी वाली पर? इस वाली पर। अभी ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरफ है? आवेश से नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि ये बिंदु आवेश के लेफ्ट में है, ठीक है ना। अब अगर मैं इस आवेश को घुमा करके, इस आवेश को घुमा करके और इस तरफ ले जाऊं तो देखो ये इनकी दिशाएं बदल रही है अपने आप ही, देख रहे हो? तीर की दिशाएं देखो, इसके पास वाले तीर की दिशाएं बदल रही है ना। यस सर। हाँ सर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे ही बिंदु चेंज हो रहा है या आवेश अपनी स्थिति बदल रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदल रही है। अब अगर अपन इसमें विभवांतर को समझना चाहें तो आप देख सकते हो कि आवेश के चारों ओर आपको एक घेरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आवेश के चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक घेरा दिखाई दे रहा है। मतलब ये बता रहा है कि आवेश का प्रभाव यहां तक है। और अगर मैं एक ऋणात्मक आवेश ले लेता तो, एक ऋणात्मक आवेश ले लेता तो, अब देखो इस ग्राफिक से आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी, जो हमने पहले पढ़ा था कि जैसे मान लो केवल धनावेश है, केवल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी है? बाहर की तरफ जा रही है। ये देखो चित्र में, ये देखो चित्र में। केवल ऋणावेश लेते हम तो अंदर की ये तरफ। केवल ऋणावेश लेते तो किस तरफ है? अंदर की तरफ है। और अगर धनावेश और ऋणावेश दोनों ले लेंगे तो धनावेश से बाहर, धनावेश और ऋणावेश के ऋणावेश। अंदर। तो आप देख सकते हो कि धनावेश से जाती हुई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जा रही है? ऋणावेश की। और जैसे ही मैं धनावेश और ऋणावेश को पास में लेकर आता हूं तो क्या होगा? दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये समझना आप, ठीक है। पास में लाऊंगा तो क्या होगा, दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर ध्यान देना। देखो मैं ऋणावेश को ऋणावेश के पास में ले आता हूं धनावेश को। ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, ये पास में लिया है। आप देख रहे हो पास में लेकर के आ रहे हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी मुड़ती जा रही है। और थोड़ा दूर ले जाऊं तो ये इस तरीके से। अब ये तो धनावेश और ऋणावेश पहले एक ही था, अब दो हो गए। एक और धनावेश रख देता हूं, ये तीन हो गए। ये एक और धनावेश रख देता हूं, चार हो गए। एक और धनावेश रख देता हूं। तो आप देख रहे हो धनावेश जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसका चारों तरफ का घेरा बढ़ता जा रहा है ना, जो उजाला है। अच्छा अब देखो एक और धनावेश रखता हूं तो देखो एक और उजाला बढ़ गया। ये एक और धनावेश रखता हूं, एक और उजाला बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके विभवांतर का जो क्षेत्र है, उसमें जो विभवांतर है यानी विभव है यानी पोटेंशियल है, उसका मान बढ़ता जा रहा है। ये घेरा बढ़ना बता क्या बताता है कि इसके मान को बताता है। और अगर आपको एक और मैं धनावेश ले जाता हूं तो इस तरीके से अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफिक की सहायता से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विभव कैसे विद्युत आवेश पर निर्भर करता है ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि भाई आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव का मान भी बढ़ रहा है। और कौन सा आवेश बढ़ा है? ये हम अनंत से नहीं लेके आए। ये आवेश कहाँ था? जिस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र था, वो आवेश जैसे जैसे हम बढ़ाते गए वो जो घेरा बढ़ता गया, इसका मतलब वो घेरा क्या बता रहा था? विभव बढ़ता जा रहा है। यानी विभव किसका हुआ? उस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। वहां पर जिसके विद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है V बराबर W/Q। तो अब मुझे बच्चों ये बताओ कि V, W और Q समझ में आया कि नहीं आया? कि V और W और Q कौन है? V तो है उस बिंदु पर विभव जिस पर हम आवेश को लेकर आए हैं, लेकिन किसकी वजह से है? विद्युत क्षेत्र के कारण है। W क्या है? Q आवेश को या QO आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। Q आवेश कौन है? जिस आवेश को हम अनंत से लाए हैं। और अगर यही ऋणावेश होता तो हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र से अनंत में ले जाया गया आवेश। अब अगर मान लो कि आपको ये नहीं पता है कि बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया गया है, लेकिन आपको ये पता है कि विद्युत क्षेत्र ने कितना कार्य किया है। मान लो विद्युत क्षेत्र ने WE कार्य किया है, तो बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? बिल्कुल इसके बराबर और माइनस में, यानी WE बराबर माइनस का W। WE का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा, विद्युत बल द्वारा किया गया
कार्य। तो बाह्य बल द्वारा कार्य कितना हो जाएगा, ठीक इसका माइनस, या इसका उल्टा भी कह सकते हो कि W बराबर माइनस का WE। ठीक है, ये जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है ये हमेशा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए इस बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य W को अपन U भी कह सकते हैं। U स्थितिज ऊर्जा के लिए लिया जाता है। तो जो इस समीकरण नंबर 1 है वो क्या हो जाएगी, V बराबर हो जाएगा U अपॉन QO। तो V बराबर U अपॉन QO भी लिख सकते हो और V बराबर W अपॉन QO भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और खास बात कि अगर मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं तो, अगर मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं तो मात्रक कैसे निकालूंगा, तो बहुत आसान है मात्रक निकालना। तो V बराबर है W अपॉन QO। W यानी कि कार्य, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलाम। ठीक है, और जूल बटा जो कूलाम है उसको एक नया नाम दिया गया है और उसको नया नाम दिया गया वोल्ट। तो जो मात्रक है विभव का वो हो जाएगा वोल्ट, और वोल्ट बराबर कितना होगा, जूल प्रति कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। अब अगर मुझे विमा निकालनी है तो विमा निकालनी है तो वही W की विमा रखो और Q की विमा रखो। W यानी कार्य, तो कार्य की विमा होती है M1 L2 T-2 और आवेश की विमा क्या होती है, तो आवेश की विमा होती है A1 T1। ये हम कई बार निकाल चुके हैं इसलिए कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब इस A1 T1 को ऊपर ले जाएं तो देखो M1 L2 T-2 तो ऑलरेडी है, A1 को ऊपर ले गए तो A-1 हो जाएगा, T1 को भी ऊपर ले गए तो T-1 हो जाएगा। T की पावर -2 T की पावर -1, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, आपके पास आ जाएगा M1 L2 T-3 A-1, M1 L2 T-3 A-1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। V की विमा भी निकाल ली हमने। अब अगर आपको कोई कहे कि 1 वोल्ट विभव की परिभाषा दो, इसकी परिभाषा दो 1 वोल्ट विभव की, तो सोचो कि आपके पास में एक ऐसा आवेश होता जिसका मान V बराबर हमने पता है W अपॉन Q होता है, QO। आपके पास एक ऐसा आवेश था जिसे आप लेकर आए हो, उसका मान है 1 कूलाम, और उसको लाने में भी आपको 1 जूल कार्य करना पड़ा है। किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ा है। 1 कूलाम के आवेश को लाने में अगर आपको 1 जूल कार्य करना पड़ा है तो V का मान कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। 1 बटा 1 बराबर 1 आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी एकांक धनावेश, ये 1 कूलाम कौन है जिसको लाया गया है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। जिस बिंदु तक, हर एक बिंदु तक लाने में 1 जूल नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो A बिंदु तक लाने में 1 जूल करना पड़ रहा है तो A बिंदु के दूसरे तरफ कोई भी दूसरा बिंदु लोगे तो वहां पे कम या ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से जिस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा है। ठीक है, अब अगर आपको विभव की जगह विभवांतर निकालना हो, विभव तो 1 बिंदु का हो गया और विभवांतर हो गया 2 बिंदुओं के विभव का अंतर, तब कैसे निकालोगे? तो जब आपने विभव की परिभाषा समझ ली तो समझ लो विभवांतर भी आपके समझ में आ गया। विभवांतर और विभव की परिभाषा में एक छोटा सा अंतर है। विभव की परिभाषा में हम कह रहे थे कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विभवांतर में बस आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना है और आपको ये कहना है कि अनंत से नहीं लाएंगे हम अब आवेश को, हम विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाएंगे। मान लो कि A बिंदु से B बिंदु तक लाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि किसी आवेश को, और वो एक आवेश कौन सा होना चाहिए, 1 कूलाम का, तो किसी एकांक परीक्षण आवेश को, धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, पहले हमने कहा था अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अब हम क्या कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, दोनों बिंदु, पहले एक बिंदु विद्युत क्षेत्र के बाहर था, एक अंदर था, अब दोनों बिंदु कहां गए, विद्युत क्षेत्र के अंदर हो गए। तो विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से, मान लिया वो A है,
किसी दूसरे बिंदु तक, मान लिया वो बी है, तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और जो विद्युत विभवांतर है उसका मान हो जाएगा VB माइनस VA। आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमने वो बिंदु पहले लिखा है जिस पर लेकर आए हैं, वो बिंदु बाद में लिखा है जहां से लेकर आए। और अगर मैं अब इसको विभव वाली परिभाषा के लिए देखता तो मान लो हम इसको P तक लेकर आए, और कहां से लेकर आए, विभव में हम अनंत से लाते थे, तो VP माइनस V अनंत हो जाएगा। अनंत पर विभव का मान 0 होता है। अनंत पर विभव का मान कितना होता है? 0। तो आपके पास में आ जाएगा VP माइनस 0। VP माइनस 0 बराबर VP। तो एक्चुअल में जो विभव की परिभाषा है ना, वो ही विभवांतर की परिभाषा ही आई है। विभवांतर की परिभाषा विभव की परिभाषा से नहीं आई है। हमने पढ़ा उल्टा है। हमें पढ़ना पहले क्या चाहिए था? विद्युत विभवांतर। बाद में हमें पढ़ना चाहिए था विद्युत विभव, लेकिन हमने पहले विद्युत विभव पढ़ा और बाद में विभवांतर पढ़ा है। उल्टा पढ़ा, जानबूझ के उल्टा पढ़ा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर यानी विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। अब विद्युत विभवांतर को मान लो मैं VB माइनस VA कह रहा हूं। VB माइनस VA मतलब B बिंदु का विभव माइनस A बिंदु का विभव। तो ये क्या होगा? ये होगा WBA। WBA का मतलब क्या है? आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य बटा आवेश, बटा आवेश। तो बिल्कुल पहले जैसा ही सूत्र है, बिल्कुल पहले जैसा ही सूत्र है। और जो पहले हमने सूत्र लिखा था ना, पहले क्या सूत्र लिखा था हमने? V बराबर W अपॉन Q। एक्चुअल में ये सूत्र ही गलत था। ये V बराबर W अपॉन Q नहीं होता, ये होता है V माइनस 0 बराबर W अपॉन Q। यानी कि जो इसमें VB माइनस V है वो का वही इसमें भी होता है। V P बिंदु का विभव, 0 अनंत वाले बिंदु का विभव। जैसे इसमें हमने B बिंदु का A बिंदु का विभव लिया, इसमें हम P बिंदु और अनंत वाले बिंदु का विभव, लेकिन अनंत वाले बिंदु का विभव 0 होता है। इसलिए हमारे पास में लास्ट में क्या आ गया था? V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, तो ऐसे हम विद्युत विभवांतर की परिभाषा को समझ सकते हैं। अब विद्युत विभवांतर का मात्रक हम देखें तो विद्युत विभवांतर का मात्रक भी जूल बटा कूलाम होगा। क्यों होगा भाई? विभव का मात्रक ही विभवांतर का क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअल में जो विभव निकाला था वो भी क्या था? विभवांतर ही था। विभव भी विभवांतर ही होता है। अनंत वाले बिंदु ज्ञात बिंदु और अनंत वाले बिंदु के बीच का विभवांतर होता है। तो जो उसका मात्रक था वही इसका मात्रक होगा, विभवांतर का होगा। तो जो विभव की विमा थी वही विभवांतर की विमा भी होगी, यानी विमा भी सेम और मात्रक भी सेम होगा। ठीक है, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्पेशली इस चीज को कि ये जो मात्रक है और जो विमा है वो विद्युत विभव के समान है। तो बच्चों मुझे बताओ कि विद्युत विभव और विभवांतर दोनों की परिभाषा समझ में आई क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। फिर आगे चले हम। नहीं फिर से दोहरा रहा हूं मैं, फिर सर। से दोहरा रहा हूं। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। विद्युत विभव का सूत्र V बटा W अपॉन Q होता है, जिसमें Q लाया गया आवेश है, W इस लाए गए आवेश में को लाने में किया गया कार्य है, और V उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण विभव होता है। और अगर इसी प्रकार से मैं विभवांतर की परिभाषा देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक और विमा विभव के समान ही होती है। मात्रक जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हो और इसका जो मात्रक है वो वोल्ट भी कह सकते हो।
अब अगर मान लो परीक्षा में आ जाए कि इसका SI मात्रक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, या तो वोल्ट लिखे आते हो या लिखे आते हो जूल प्रति कूलाम, दोनों ही इसके SI मात्रक नहीं है। ये SI मात्रक के नए नाम है केवल, इसलिए इनको SI मात्रक कह दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में SI मात्रक क्या है, इसका एक्चुअल SI मात्रक क्या है, ये केवल क्या है, SI मात्रक के नाम। एक्चुअल SI मात्रक क्या है, तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, कार्य का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो आवेश है उसका मात्रक SI मात्रक होता है, उसका SI मात्रक होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड। अब एम्पेयर इंटू सेकेंड, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एम्पेयर इंटू सेकेंड। यानी आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा, गुणा भाग करें तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड की पावर 3, सेकेंड का क्यूब। ये इसका SI मात्रक है, और इसी का नया नाम है वोल्ट। इसी का नया नाम क्या है, वोल्ट। इसी का नया नाम जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो आपको जब भी SI मात्रक पूछे तो वोल्ट तो लिखना ही लिखना है, साथ में ये भी आपको निकाल करके लिख देना है। तो इस तरीके से हम इसका SI मात्रक भी पता लगा सकते हैं। हमने विभवांतर के बारे में समझा, हमने विभव के बारे में समझा। अब जो नया टॉपिक हमारा है वो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है, नंबर 1 बात कि जिस प्रकार से अनंत पर विभव को शून्य लिया गया है, ठीक उसी प्रकार से धरती का जो विभव होता है उसको भी शून्य लिया जाता है, और इसी को हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी मानक विभव कहते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मैं कहता हूं कि P बिंदु का विभव 4 वोल्ट है, तो इसका मतलब धरती की तुलना में इसका विभव 4 वोल्ट ज्यादा है, यानी धरती और इसके विभव के मध्य अंतर 4 वोल्ट। तो मानक विभव जो है धरती का लिया गया, या हम कह सकते हैं अनंत और इस बिंदु के विभव में अंतर जो है वो 4 वोल्ट है। धनावेश जो होते हैं वो धनावेश हमेशा ही उच्च विभव, मान लो 4 वोल्ट है और निम्न विभव मान लो 2 वोल्ट है, तो धनावेश हमेशा 4 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ गति करेगा। इस पर हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बल लगता है, और जो ऋणावेश होता है उस पर हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बल लगता है। और इसीलिए देखो, अनंत पर विभव हमने कितना माना था, 0। अनंत पर हमने विभव माना 0, और ज्ञात बिंदु पर कुछ ना कुछ विभव है, तो विद्युत क्षेत्र कहां बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा ज्ञात बिंदु से अनंत की ओर बल लगाता है। हम जो बाहरी बल लगा रहे हैं वो अनंत से अंदर की तरफ है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है वो किधर है, वो है ज्ञात बिंदु से अनंत की ओर, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, और जो ऋणावेश है उस पर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अब अगर मान लो कहीं पर धनावेश है तो ये हमेशा पृथ्वी की तुलना में उच्च विभव पर होगा। ठीक है, ये धनावेश है, ये पृथ्वी की तुलना में हमेशा कैसा होगा, उच्च विभव पर। अगर मैं इसको पृथ्वी से जोड़ दूं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से आवेशित होते हैं, धनावेश होते हैं कि ऋणावेश होते हैं, ऋणावेश। ऋणावेश। और ऋणावेश हमेशा किधर गति करते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अरे, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। तो धरती का विभव हमने 0 लिया है, जबकि धनावेश का विभव हम क्या लेते हैं, उच्च मानते हैं, धरती की तुलना में उच्च मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस धनावेश से धरती की ओर जाएगा कि धरती से धनावेश की ओर, धरती से धनावेश की ओर। धरती से धनावेश की ओर। इसीलिए जब भी किसी धनात्मक आवेशित वस्तु को भू संपर्कित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन धरती से यानी भू से वस्तु की ओर जाते हैं। और अगर मान लो इसी की जगह मैं ऋणावेशित वस्तु ले लेता तो ऋणावेशित वस्तु का जो विभव होता है वो धरती की तुलना में कम माना जाता है, पृथ्वी की तुलना में कम माना जाता है। तो ये ऋणावेशित वस्तु है, इसमें ऋणावेश है। ठीक है, और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का विभव जो है वो इससे ज्यादा माना जाएगा, या हम कहें इस वस्तु का विभव कम माना जाएगा, तो वस्तु का विभव हो गया कम और पृथ्वी का हो गया ज्यादा। अब अगर मैं इस वस्तु को धरती से जोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वस्तु से धरती। वस्तु से धरती की ओर। यानी ऋणावेशित वस्तु को जब भी धरती से हम जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, हमेशा वस्तु से
धरती की ओर। तो ऋणावेशित वस्तु को जब भी आप भूसंपर्कित करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी में जाएगा, और जब धनावेशित वस्तु को संपर्कित करोगे तो वो पृथ्वी से वस्तु में आएगा। एक और खास बात कि जैसे मैंने कहा धरती का विभव 0 लेते हैं, वैसे अनंत पर विभव भी हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो हम अनंत किस बिंदु को मान रहे हैं? उस बिंदु को जो विद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब देखो मैंने कहा था कि पी बिंदु का विभव वीपी, ये क्या कहलाता है एक्चुअल में? विद्युत क्षेत्र की वजह से पी बिंदु पर विभव। तो जो अनंत वाला बिंदु है वो तो विद्युत क्षेत्र में है ही नहीं, तो इसकी वजह से विभव कितना होगा? हम कहेंगे इसकी वजह से विभव हो जाएगा 0। समझ में आई बात? तो अनंत बिंदु पर भी विभव का मान क्या होता है? 0। धरती पर भी 0, अनंत पर भी 0। धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, ऋणावेश हमेशा निम्न से उच्च की ओर जाएगा। अगर धनावेशित वस्तु को भूसंपर्कित करोगे तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से वस्तु में आएगा, क्योंकि धनावेशित वस्तु का विभव उच्च माना जाता है, और अगर ऋणावेशित वस्तु को आपने भूसंपर्कित कर दिया तो ऋणावेशित वस्तु का विभव निम्न माना जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित वस्तु में वो जाएगा धरती से वस्तु में। मैंने चित्र में थोड़ी सी वस्तु से धरती में, चित्र में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सेकंड वाले चित्र में इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो धरती से वस्तु की ओर बना दी गलती से, ये बनेगी धरती से वस्तु से धरती की ओर। उल्टा बनाना पड़ेगा, तीर का चिन्ह उल्टा बन गया है सेकंड वाले चित्र में, तो आप इसको अपने आप से सही कर लेना। एक और